केएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे लखनऊ शहर के अशोक कुमार भार्गव जी देश प्रदेश में काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, जिन्होंने जनहित और देशहित के अंतर्गत तमाम ऐसे अनछुए मुद्दे उठाए हैं जो कि आम आदमी के लिए बहुत आवश्यक हैं और लगभग सभी मुद्दों पर इनको कामयाबी मिली है और अभी भी लगातार विगत 35 वर्षों से यह लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं। चाहे वह पत्रकार हो, चाहे वह सरकार हो या कोई और अन्य विभाग हो, राज्य हो, में लगातार कार्य करते रहते हैं। पिछले 35 वर्षों से अपने परिवार के द्वारा दिए गए पैसों से अपनी शुरुआत की थी और निरंतर चाहे कोई भी कार्य हो देश प्रदेश का, वो करते रहते हैं। इनको देखकर आने वाली पीढ़ी और युवा इन्हीं की तरह निरंतर कार्य करते रहें और देश हित में अपना योगदान देते रहें। आइए बात करते हैं अशोक कुमार भार्गव जी से और जानते हैं इस समय यह किन किन देश हित के विषयों पर कार्य कर रहे हैं। इनसे बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता A.K. वर्मा जी ने। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। तो जो कि समाज सेवा करते हैं, एनजीओ और किसी तरह की कोई मदद सरकार से नहीं लेते हैं, जो कि पिछले 35 सालों से ये लगातार ही काम कर रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत बात ये भी है कि इनको एक दिक्कत हुई, गले में गांठ की समस्या आई, लेकिन इन्होंने उस बीमारी से डरे नहीं और इन्होंने उस बीमारी से जीता, जबकि उसमें काफ़ी पैसों का खर्चा आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो कंठमाला था, उसमें डॉक्टर NC मिश्रा ने आपका इलाज किया और उसको इन्होंने अपने उस पर विजय पाई। उसके बाद आप तमाम समाज सेवाओं के काम करते रहते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में नहीं आते हैं। तो उसमें कुछ मुद्दों पे, किन किन मुद्दों पे काम करते हैं आप? हम बहुत पहले काम शुरू किया था, जेनरिक दवाओं के बारे में आपने लिखा। अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी ले आए, लेकिन आपने इस पर काफ़ी पहले काम शुरू किया। तो इस पर कुछ कहेंगे, जेनरिक दवा के बारे में? आपका ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपको समझ में आया कि इस पर आपको कुछ काम करना चाहिए? नमस्कार। जो दर्शक आपके चैनल के माध्यम से जो देखते हैं, उनके सभी के लिए और वैसे भी आम जनता के लिए, प्रदेश के और देश के लिए, मैं तमाम बार आप ही लोगों के मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराते रहते हैं। मैंने ये कार्य 35 साल पहले जनहित देशहित के नाम से मैंने अपना कार्यालय ये शुरुआत करी। ये पहले कार्यालय जहाँ मैं रहता था वहाँ हुसैनगंज था, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आया। आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन जगह बदल गई, परिवर्तन हो गया, लेकिन मेरा जो कार्यालय का जो काम था और जो मेरे ऊपर जो मैं समझता था कि जो हमारे प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए जो एक सुविधाएं होनी चाहिए और एक अवगत होना चाहिए, जो अनछुए मुद्दे हैं, इसी प्रकार के मेरे करीब 15 मुद्दे हमारे दिमाग में आए, जो धीरे धीरे करते करते मनोबल मिलता गया। और मनोबल जो है आप जैसे ही लोगों को भी। तो सर, जेनरिक दवाओं की प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आपने इस पर कैसे शुरू किया? जेनरिक दवाइयों में कुछ मेरे ऊपर अपने आप बीती हुई थी, क्योंकि मेरा कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया था, कंठमाला हो गया था, जिसके अंदर मेरे गले के अंदर कंठमाला के अंतर्गत यहाँ पे मुझे बताया कि आपको हॉजकिंस होगी, जो कि एक कैंसर से रिलेटेड बीमारी है। तो एक सावधानी पूर्वक नाते के होने के नाते मुझे 6 महीने के लिए डॉक्टर ने बताया, यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर थे डॉक्टर NC मिश्रा जी, जो KGMC के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैंसर के थे। तो उन्होंने बताया था कि आप ये दवा का आप अपने लिए कर लें। लेकिन उस ज़माने में दवा का इतना मूल्य होता था और इतनी महंगी दवाइयाँ होती थी, और मैं ये वैसे ही आदमी घबरा जाता है कैंसर से। उस ज़माने में TB से बहुत घबराता था। अब तो बहुत सुगम हो गया और उसमें प्रदेश और देश की भी राजधानियाँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि जेनरिक दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों में कोई अंतर नहीं है? मैं ये दावे के संग कह सकता हूँ, और जो कि भ्रम की स्थिति कुछ लोगों ने फैला रखी है, वो स्वयं के मल्टीलेशन कंपनियों ने बराबर कर दी है। और इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कई बार लिखा, मन की बात के अंतर्गत लिखा कि हमारी जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, उनकी गुणवत्ता में गुण और दोष के आधार पे किसी भी ब्रांडेड दवा से उनके में कमी नहीं है। और आज की तारीख में 19 बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनी स्वयं जेनरिक बना रही हैं, वही ब्रांडेड बना रही है, वही पेटेंट बना रही है। अच्छा सर, आपके मैंने देखा कि आप कुछ रेडियम पत्ती पे भी काम करते हैं। रेडियम पत्ती पे आप काम करते हैं, रेडियम जो चमकती हुई है, जो गाड़ियों के एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपका प्रयास रहता है कि गाड़ियाँ ना लड़ें, तो गाड़ियों के एक्सीडेंट्स कम से कम हो। तो उस पर भी आपने कुछ काम किया, उस पर भी कुछ बताएंगे? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जिसमें आपने रेडियम पत्ती पे काम किया? जैसे मैंने आपको बताया, कुछ अनछुए मुद्दे जो होते हैं वो मैंने उठाए थे। लगभग अब धीरे धीरे जुड़ते रहे, कामयाबी मिलती तो आदमी काम और कराने की, बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर से कोई ना कोई बात दिमाग में आती कि ये मुद्दा होना चाहिए प्रदेश के लिए, देश के लिए। रेडियम पत्ती का आपके कैसे दिमाग में? उसी के बारे में अंतर्गत मैंने जब ऑल इंडिया टूर किया था 1970 में, और इसके लिए मेरा लिम्का बुक और रिकॉर्ड में भी नाम है। तो इसके अंदर मैंने देखा था कई जगहों पे, पहाड़ों पे और कहीं कहीं स्थानों पे कहीं देखा था कि मोड़ आदि पे कोई अच्छा चिन्ह वगैरह या कोई दिशा निर्देश वहाँ नहीं थी।
और हाईवे वगैरह पे भी कहीं भी रेडियम पट्टी जो रोड को विभाजित करती है, इसको डिवाइडर कहते हैं, उसके माथे पे नहीं होती थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब प्रदेश में भी देश में भी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, दिनों दिन नई नई सड़कें बन रही हैं, राजमार्ग बन रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हमने ये मुद्दा प्रदेश सरकार से और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग 15 साल पहले उठाया था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें प्रदेश सरकार और देश के जो हमारे माननीय मंत्री हैं गडकरी साहब, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, परिवहन मंत्री हैं, तो उन्होंने भी इसका कार्यालय के उनके कार्यालय ने भी चिट्ठी लिखी और सब जगह इसका आदेश करे के लगाने की लिए है। ये सर, आप कुछ जच्चा बच्चा अस्पताल पे भी काम किया, आपने अंतिम संस्कार पे भी आपने काम किया, आपने तो बहुत सारे काम किए। इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि आपने इस पे भी काम किया, तो ये अंतिम संस्कार वाला आपके दिमाग में कैसे बात आई और ये आपने इस पे कैसे काम, क्या क्या काम किया? अगर हर व्यक्ति की अगर जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो प्रदेश और देश सरकार से मैंने कई बार लिखा कि आज की तारीख में जब हमारा अंतिम संस्कार होता है और वहाँ पे जो जगह होती है वो सफाई के मामले में या बहुत ज़्यादा सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो वो थोड़ा सा एक बंजर टाइप का बड़ा अजब सा देखने में लगता था कि अंतिम संस्कार भी इंसान को शांतिपूर्वक जगह पे और साफ़ सुथरी जगह पे नहीं हुआ। तो अब तो काफ़ी अच्छे बन गए वैसे। अब तो मैंने काफ़ी कहा, मैंने अभी हाल में ही नगर निगम और प्रदेश सरकार को भी और प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, धन्यवाद पत्र, जैसे मैंने लिखा था कि 10-12 साल पहले जो मुद्दा उठाया था, जैसे ये लाल पत्थर है जयपुर के अंदर, उज्जैन में है, कानपुर में है, और भी प्रदेश के राजधानियों में, प्रदेश में गाँव के अलावा के जनपद वगैरह में भी कई जगह भी है कि सुचारू रूप बनाया जाए। तो काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो सर, एक मुद्दा आपका ये भी था कि आपके मुद्दे कई सारे हैं उसमें मुद्दे, लेकिन मैं सोचूंगा कि हम लोग सारे मुद्दों पे बात कर लें। ये वुमेन पावर्स की बात करते हैं कि महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि जो स्टैंप है वो महिलाओं के नाम पे लिया जाए, पिताजी के नाम के बजाय, पुरुषों के पिताजी के नाम के बजाय आप चाहते हैं कि माँ के नाम को प्राथमिकता दी जाए। इस पर भी आपने काम किया। ये आपको दिमाग में कैसे आई, ये बात कहाँ से आई आपके? भाई, हम आप सब लोग जानते हैं कि माँ प्रधान है, माँ हमारी, वैसे तो पिता भी प्रधान है हमारे, लेकिन आज की तारीख हम सबको मालूम है कि हमारी माँ ने अपने कोख से जन्म देती है, तो माँ ने जन्म दिया है। पिता का अपना अलग रोल है, वो उनका है, उनका मान सम्मान अपनी जगह है, उनकी भी प्राथमिकता अपनी अलग जगह है। लेकिन जब हम कोई शपथ पत्र लिखते हैं और शपथ पत्र में ये लिखते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है अशोक कुमार भार्गव, श्री नंद किशोर भार्गव, तो मुझे पिता ने जन्म नहीं दिया, मेरे माँ ने जन्म दिया है, मेरी माँ ने कोख से जन्म दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि, और ऐसा होना भी चाहिए कि यहाँ पे माँ की नाम की प्राथमिकता आनी चाहिए। और ये कई जगह पे आ भी गई है, परिवहन विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग। आपको लगता है कि माँ 9 महीने पेट में रखती है तो वो एक बच्चे को जन्म देने में ज़्यादा रिस्क लेती है, तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए? भाई, ये तो हमें सभी मालूम है, जो माँ ने काम किया है वो तो संसार नहीं है। मैं तो माँ का दर्जा, तो देवी माँ भी अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए तो माँ मेरे लिए भगवान है। और आज की तारीख में इसी आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे हूँ। और इत्फाक बात है, मेरी माँ का नाम भी ज्ञान है, तो भगवान की कृपा से मेरी ज्ञान जो उनका दिया वो जो मेरे जीवन में उतारा है वो इसी तरह उतारा है। और इस मामले में जब मैंने 45 साल पहले बैंक अकाउंट खोला था, तो उस बैंक के अकाउंट के अंतर्गत उस बैंक को ढूंढा जिसमें कि केवल माँ का नाम पूछा जाए, और वो बैंक मुझे मिला भी। एक बैंक मिला, फेडरल बैंक, जहाँ पे केवल माँ का ही नाम से उच्चारण करके लिखा जाता था। मैंने उसी बैंक में अकाउंट खोला। एक मैंने आपको देखा, एक लेटर देखा कि आपने लिखा हुआ है कि जो ये हमारे न्याय की मूर्ति है, जिसमें कि आँख पे पट्टी बंधी हुई है और तराजू टंगा हुआ है, आपका कहना है कि वो अंग्रेज़ों के आधार पर अंग्रेज़ों की महिला की फ़ोटो है। आप चाहते हैं कि वो फ़ोटो बदल दी जाए। आपने इस पर भी काफ़ी काम किया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात आपने बोली, ये जब मुद्दा मैंने उठाया था। और ये बात भी सच है कि आज की तारीख में जब 1947 में 12 बजे जब हमारे देश आज़ाद हुआ और गुलामी से आज़ाद होकर के आज़ादी, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। कितनी कितनी बलिदानें दी हमारी सगी दादी हमारी स्वतंत्रता सेनानी थी, और उन्होंने बहुत काम किया, कई बार जेल गई और कितना कष्ट झेला। उनके अंग्रेज़ों ने नाखून के उंगलियां तोड़ दी थी, क्योंकि वो पत्र भेजती थी बाहर देने के लिए क्रांतिकारियों को, और जो देश के लिए हित के लिए काम करते थे उनके लिए। तो उसी के अंतर्गत जब मैंने देखा जहाँ आँख में पट्टी और हाथ में तराजू है, वो तो एक रोमन लेडी है, इसका तो कोई अनिवार्यता है ही नहीं हमारे देश में। तो इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे कानून मंत्री जी को मैंने लिखा कि इसको चेंज करेंगे। इसका कवायद शुरू हो गई है और बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी ही ये भारतीय नारी बनकर आएगी और इसके अस्त्र और वस्त्र निश्चित रूप से भारतीय होंगे, भारतीय परिधान। इसमें आपने लिखा था, इसमें आपका पेपर भी निकल चुका है ये मैटर? हाँ, ये कई इसमें मुद्दे उठे हैं, और इसमें हमारे जो बहुत प्रमुख पेपर है हमारे लोग का, हमारे प्रदेश का, देश का दैनिक जागरण बड़ी प्रमुखता से छापा भी, गुलामी की प्रतीक की लड़ाई। अच्छा सर, एक मुद्दा और आपने लेटर लिखा हुआ है कि आप चाहते हैं कि जो
स्कूली ज्ञान के अलावा बच्चों के साथ लोग छेड़छाड़ करते हैं, बैड टच, गुड टच का ये आपने कुछ मुद्दा उठाया हुआ है कि इस मुद्दे को भी आपने उठाया कि आप बच्चे जाने कि उनके अधिकार क्या है, उनको किस तरह छुआ जा रहा है, इस मुद्दे को भी आपने टच किया है? मैंने ये प्रदेश के और देश के हमने शिक्षा विभाग को लिखा था कि जो हमारी 5वीं कक्षा में होता है उसमें अवश्य ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि गुड टच, बैड टच, धारा 420, 120 बी कि हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें ये सज़ा होगी, और कोई हमारे ऊपर कोई गलत काम करेगा तो उसको ये सज़ा मिलेगी। हमें ज्ञान तो प्राप्त हो। आज की तारीख में सबको मारे में डर जो होती है वो मार से ज़्यादा भयानक होती है। वो डर तब पैदा होगा जब उसमें ज्ञान होगा। हम इसकी जो शिक्षा में के जगत में हमको पढ़ाया जाएगा कि ये तुम गलत काम करोगे तो ये ऐसा ऐसा इसका फलस्वरूप होगा, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव उसको पता होना चाहिए, तभी तो आगे क्राइम कम होगा। अच्छा, आपने एक मुद्दा और उठाया हुआ है कि आपका कहना है कि 1947 के पहले जितने भी कानूनों में, धाराओं में 1890 वगैरह का जिक्र होता है, आप चाहते हैं कि 1947 के पहले के जो भी कानून की धाराओं में जिक्र है वो सबको आप कुछ उसमें भी बदलाव चाहते हैं? हम सभी को मालूम है कि देश हमारा जब आज़ाद नहीं हुआ था और सन 47 की रात का 12:01 पे जब देश को हमारी आज़ादी मिली थी, तो देश के आज़ादी के पहले जो कानून थे वो अंग्रेज़ अपने संग ले जाएं भाई, क्योंकि वो तो देश के हमारे जो थे, जो उन्होंने अंग्रेज़ों कानून बनाए थे वो तो हमारे को दबाने के लिए बनाए थे ना भाई। हम लोग गुलामी का मतलब ही क्या था? हम गुलाम से आज़ाद क्यों हुए? क्योंकि हमने अंग्रेज़ों से अपना पीछा पिन छूटा और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो वो कानून अभी तक क्यों चल रहे हैं? तो इसके लिए कवायद शुरू करी गई है। इसके लिए सारे जितने भी कानून 1947 पहले हैं वो भारतीय संहिता के अंतर्गत नए कानून के लिए होना चाहिए। परिपेक्ष हमारा कहने का मतलब ये है कि पुराने कानून को बदलाव होना चाहिए। इसके अभी भी कई लोग उसके एडवांटेज उठाते हैं। अच्छा, आपका एक मुद्दा और था सर कि आप कहते थे कि अशोक चक्र जो आपका है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो कई जगह आपको लगता है कि वो किसी नोट में कोने में डाल दिया गया है और उसको आप चाहते हैं कि वो उसको एक विशेष तौर पे सम्मान मिलना चाहिए। आपकी सोच ये है कि वो नोटों में कुछ स्पेशल जगह ऊपर के दर्जे पे उसको रखा जाए, और इस पर भी आप कुछ कहें? आपने जो बात कही है वो सही है। हमारे देश में काफ़ी अधिकतर जनसंख्या को ये नहीं मालूम है कि जो एक सिक्का होता है, और जैसे आम तौर पे जो सिक्के के अंदर होता है या नोट पे होता है, तो आमने सामने देखने के लिए वो दिखाई देता है कि वो 3 मुंह का शेर है और एक अदृश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 3 शेर का नहीं है। ये एक तरफ बच्चे की फ़ोटो बनी हुई है, यानी कि शेर के बच्चा है, एक तरफ शेरनी की और बीच में शेर की है। आप कभी देखेंगे, आजकल तो सिस्टम आ गया, डिजिटल दुनिया हो गई, फ़ोटो खींच के बड़ा करेंगे, ये चीज़ पाएंगे। कई बार मैंने इसको बताया भी था, और ये हमारे संबंधी श्री दीनानाथ भार्गव जी ने, जो इंदौर के रहने वाले हैं, उनका भी हाल में उनका भी स्वर्गवास हो गया है, तो उन्होंने ये बात उठाई थी। उसी प्रकार से इसको जो है एक प्राथमिकता भी देनी चाहिए कि हमारे देश का ये राष्ट्रीय चिन्ह है। तो कई जगहों पे आपने देखा नोट में बिल्कुल किनारे आ गया है। आपने ये भी उठाया था कि कई मूर्तियों में जो है वो मूर्तियों में कई जगह ऐसी जगह लगा है जहाँ पर उनको आपको उसमें आपत्ति है। आप चाहते हैं कि जहाँ भी मूर्ति में अशोक चक्र जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है तो वो हमेशा सम्मान के साथ उसका इस्तेमाल होना चाहिए। कई जगह आपका कहना कि कुछ मूर्तियों में सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारे देश का, वो राष्ट्रीय चिन्ह इसीलिए कहलाया गया क्योंकि सर्वोच्च चिन्ह जो होता है राष्ट्र का, तभी उसको कहते हैं कि राष्ट्रीय एम्ब्लम। और ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो 3 शेर का बना हुआ है, जिसको अशोक चक्र भी कहते हैं हम लोग, तो वो कई जगहों पे ऐसा होता था कि अभी हमने देखा था लोक भवन जो हमारा जो बना हुआ है, वहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है आदरणीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की। उनकी जो पूरी मूर्ति बनी हुई है, उसके जूते के नीचे ये चित्रित था, यहाँ पे राष्ट्रीय एम्ब्लम बना हुआ था। तो सांस्कृतिक विभाग, प्रदेश सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने खूब लिखा पढ़ी करी गई, अब वो हट गया, लेकिन उसमें लगभग मुझे 2.5 साल लग गए और ये मुद्दा था। और अभी भी कई जगहों पे ये अभी भी वर्तमान में है। नैनीताल के अंदर बोट क्लब के पास जो चौराहा है वहाँ भी लगा हुआ, वहाँ पर भी मैंने लेटर लिखा माननीय मुख्यमंत्री को भी इसको हटाया जाए, क्योंकि कहने मतलब हमारा यही है सारांश कि कोई चीज़ किसकी इज्जत है तो उसका दुरुपयोग ना करते हुए उसको सही जगह सही इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो नोट हो या कहीं पर भी हो। कई जगह भी हमने देखा कई कुर्सियों पर माननीय जजों को आदि की कुर्सियों पर भी पीछे लग रहता है। हम ये नहीं कहते हैं कि क्या क्या लगा कैसे नहीं लगा, लेकिन अगर सर कहीं टकराता है, पीछे लगता है, तो राष्ट्रीय एम्ब्लम को प्रजागत करता है, उसका एक अच्छी तरह से उसका एक अच्छा उचित स्थान देते हुए, उचित मर्यादा देते हुए, उसके सम्मान करते हुए उसको उसी जगह रखा जाए जहाँ पे वो सम्मानजनक के लिए लायक है।
चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं कि जो कि अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो मुद्दे अनछुए रह जाते हैं, आप उन मुद्दों को बहुत प्रभावशाली तरीके से उठा रहे हैं, उसमें अपने पास से ध्यान भी खर्च कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसके लिए बात कहूँगा आपसे कि कई चीज़ें प्रदेश सरकार है या देश की सरकार है, आपकी केंद्रीय सरकार है, कई बार आना जाना पड़ा। कम से शायद मैं प्रदेश के कार्यालयों में और केंद्र सरकार के कार्यालयों में कम से कम नहीं तो 100 भर के आसपास जुड़ गया होगा। मेरे पास समय वर्तमान में करीब 5000 फाइलें हैं। मेरा जो दफ्तर है वो जनहित देशहित के नाम से है और इसी के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि इंसान को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज आपके चैनल के माध्यम से जैसे मैं कहीं से प्रेरित हुआ हूं, मेरे बाल गंगाधर तिलक जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये मेरे आदर्श हैं और मैं बहुत मानता भी हूँ। और इसके अलावा भी मैंने नगर निगम में भी लिखा था कि हम महानुभावों की हम तस्वीर बनाते, नगर में निराला जी की तस्वीर बना दी या उद्दा देवी जी की सिकंदराबाद चौराहे बन गई या गोविंद वल्लभ पंत जी की है या बाल गंगाधर तिलक जी की है और तमाम जगह ऐसे हमारे प्रदेश में और देश में भी कई तमाम जगह ऐसी मूर्तियाँ बनी हैं। अब उन महानुभावों के ऊपर जो मूर्तियाँ होती हैं तो कभी चिड़िया की भीड़ पड़ जाती है, कभी गंदी हो जाती हैं, तो मैंने कहा इनको कायदे ढका जाए, लाइट की व्यवस्था वगैरह हो। तो उस प्रकार से मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश सरकार को भी कि मेरी बात को स्वीकार करते हुए अभी बाल गंगाधर तिलक लालबाग के अंतर्गत इसको पूरा अच्छी तरह से स्तूप बना। मैंने उसके लिए धन्यवाद पत्र भी उनको भी लिखा है, नगर निगम को भी और प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। मैं अपनी बात को आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बात जानी चाहिए और आगे हमारे जो नौजवान है, जो भविष्य हैं, वो भी हम जैसे और जैसे जैसे लोग काम कर रहे हैं जन देश के लिए जो काम कर रहे हैं उनके तरह उनको भी समय निकाल चाहिए। जीवन का पालना, अपने फैमिली को रखना संभालना, ये तो आम आदमी सभी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आप देश के लिए क्या करते हैं। अशोक कुमार भार्गव जी वास्तविकता में एक बहुत ही आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति हैं जो इस भारतवर्ष के लिए अपना योगदान निरंतर दे रहे हैं। पिछले विगत 35 से 40 वर्षों से हम युवाओं को भी आगे बढ़कर उनका साथ देना होगा और देखना होगा कि हम अपने देश के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृपया करके आप सब आगे आएँ। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, अपनी राय अवश्य दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।